हेलो बच्चों। तो एसेंट फिजिक्स क्लासेज के ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, जिसको हिंदी में हम लोग विद्युतीय फ्लक्स के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं आज का मेरा जो टॉपिक है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या। तो देखिए क्या कहता है कि जब किसी भी सरफेस को हम कहाँ रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है ना, तो उस सरफेस से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेंगे, उस सरफेस से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेंगे, ठीक है। उसी को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग जिस टर्म का यूज करते हैं वो टर्म हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। चलिए तो आइए कैसे डिफाइन करेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, उस पर जरा डिस्कस कर ले। देखिए क्या कहता है डिफिनेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ सरफेस placed in electric field is defined as the total number of electric field lines that passing through the surface normally। तो देखिए डेफिनेशन क्या करता है, डेफिनेशन कहता है कि जब किसी सरफेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस सरफेस से सरफेस के नॉर्मली यानी कि परपेंडिकुलर जितने भी फील्ड लाइन गुजर जाते हैं उसी फील्ड लाइन की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब हुआ कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए सरफेस से सरफेस के नॉर्मली गुजरेंगे, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या को ही हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे, ठीक है ना। जैसे आइए देखिए हम एक डायग्राम की मदद से समझा दें। अब मान लीजिए कि हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें मैंने दो डिफरेंट एरिया वाले सरफेस को रखा। चलिए देखिए, मान लेते इसका एरिया A1 है और इसका एरिया क्या है, A2 है। तो देखिए पहले सरफेस से कितने फील्ड लाइन गुजर रहे हैं, दो फील्ड लाइन, दूसरे से कितने, चार फील्ड। तो इसी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, जिसको डिनोट करेंगे हम किससे, फाई से, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि डिफिनेशन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है उसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को मैथमेटिकली फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हम ये चीजों को ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो किन किन फैक्टर्स पे यानी किन किन क्वांटिटीज पे क्या होगा, डिपेंड करेगा। तो चलिए आइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेंगे उसको भी हम डायग्राम की मदद से समझेंगे। देखिए पहला फिगर में हमारा क्या दिखाया गया है कि हमारा ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सरफेस को रख दिया गया और मैंने बगल में लिखा है कि फाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ई के। यानी कहने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो क्लियर है। देखिए आपको मालूम है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे तो फील्ड लाइंस कहीं ना कहीं करीब होते जाएंगे, क्योंकि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होता है वहां फील्ड लाइन एक दूसरे के क्लोज होते हैं। तो सीधी सी बात है कि जब फील्ड के स्ट्रेंथ को आप बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं फील्ड लाइन जो क्लोज होते जाएंगे और क्लोज होंगे मतलब इतना ही एरिया से गुजरने वाले फील्ड लाइन की संख्या जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। दैट मीन्स क्लियर है ये कि फ्लक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। यानी मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। दूसरा फिगर में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में
दो एरिया को रखा गया, दो सरफेस को रखा गया जिसका एरिया अलग अलग है, एक का A1 और दूसरा का A2 है। तो आप देख रहे हैं कि पहले वाले सरफेस जिसका एरिया A1 है, इससे केवल दो ही फिलर लाइन गुजर रहा है। दूसरा वाला एरिया जिसका वैल्यू मैंने A2 मान लिया, इस सरफेस से कितने फिलर लाइन गुजर रहा है? 4। मतलब क्लियर है, जैसे जैसे एरिया बढ़ेंगे वैसे वैसे फिलर लाइन की संख्या बढ़ेगी, और फिलर लाइन बढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है फ्लक्स की संख्या भी क्या होंगे? बढ़ेंगे। दैट मीन्स सिंपली वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एरिया के। क्योंकि आप देख रहे हैं फिगर में कि एरिया बढ़ रहा है तो फ्लक्स भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है। अब तीसरा फैक्टर जो है वो हमारा किस पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जानते हैं? एंगल पे। और वो एंगल क्या होता है देख लीजिए। एंगल बिटवीन कह सकते हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। अब सोच रहे होंगे कि सर एरिया को यहां पे हम वेक्टर क्वांटिटी मानेंगे जी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में हम लोग एरिया को क्या मानेंगे? वेक्टर क्वांटिटी मानेंगे। ठीक है ना। तो अब सोच रहे होंगे कि सर डायरेक्शन क्या होगा एरिया की? तो देखिए मैं समझाता हूं आपको इस बुक की मदद से। देखेंगे जैसे मान लेते कि हमारे पास ये बुक है। अब इसमें देखिए कितने फेस है? 6 फेस है। एक ऊपर वाला, नीचे वाला, इस साइड वाला और इस साइड वाला, फिर ये और इसके बैक वाला। तो 6 फेसेज है जिसमें आप देख रहे हैं कि इसका एरिया नीचे वाले के इक्वल रहेगा, इसका फिर इसके इक्वल और इसका इसके इक्वल। दैट मींस कहने का मतलब है कि इसके पास 3 फेस का एरिया जो है सो कि क्या है? अलग अलग है, और अपोजिट वाला 3 उस 3 के क्या है? सेम है। तो अगर हम बात करें कि इस वाले फेस का जो एरिया है इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, तो देखिए इसका एरिया वेक्टर इसी सरफेस के परपेंडिकुलरली कहां रहेगा? आउटवर्ड। तो सबसे पहले तो ये आप समझ लीजिए कि किसी भी सरफेस की जो एरिया वेक्टर होती है वो उसी सरफेस के परपेंडिकुलरली और कहां होता है? आउटवर्ड होता है। ठीक है ना। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होती है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू सरफेस जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं उसके एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है उस एंगल पे भी क्या होता है? डिपेंड होता है। ठीक है ना। जैसा कि अब देखिए यहां पे अगर मान लिया जाए कि अगर इस सरफेस को हम इस तरह से रखें इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस सरफेस का जो प्लेन है देखिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या? परपेंडिकुलर। तो सरफेस का प्लेन जब इलेक्ट्रिक फील्ड के देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर है, तो आप देखेंगे जरा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों कहां? सेम डायरेक्शन में। कहां हो जाएंगे? सेम डायरेक्शन में। तो देखिए यहां पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे तो दोनों के बीच का एंगल कितना रहेगा हमारा? 0 डिग्री। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल जब 0 डिग्री है तो हम क्या देख रहे हैं कि फ्लक्स जो पास कर रहा है वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि चारों के चारों फील्ड लाइन क्या हो रहे हैं? इससे पास कर जा रहे हैं। अब देखिए इसी सरफेस को हमने क्या किया है? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। चौथा फिगर में देख लीजिए। बट इसमें सरफेस का जो प्लेन था वो परपेंडिकुलर ना होकर क्या कर दिया गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल कर दिया गया। किसको? सरफेस के प्लेन को। तो सरफेस के प्लेन को देखिए जब इस तरह से था ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में थे। अब इस सरफेस के प्लेन को हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या कर देंगे? पैरेलल। तो देख लीजिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहीं ना कहीं कहां चली जाएगी? ऊपर की ओर चली जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। क्योंकि एरिया वेक्टर सरफेस के हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलरली और आउटवर्ड होता है। तो इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल होंगे वो कितना रहेगा हमारा? 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू हमने क्या लिखा? 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू कितना हो गया? 0, क्योंकि इससे कोई भी फील्ड लाइन हमारा गुजरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम बात करें तो इससे हमारा कोई भी फील्ड लाइन गुजरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है ना। तो देख रहे हैं यहाँ पे आप कि जब थीटा की वैल्यू हमारा हो गया कितना? 90 डिग्री, तो इससे हमारा कोई भी फील्ड लाइन जो है सो कि नहीं गुजर रहा है। तो कोई भी फील्ड लाइन नहीं गुजर रहा है, डेट मींस फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे समझिए कि एंगल जो था इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का जब 0 डिग्री था तो फ्लक्स हमारा क्या था? मैक्सिमम था, क्योंकि उसमें मैक्सिमम फील्ड लाइन जो है सो कि सरफेस से क्या हो रहे थे? पास कर रहे थे। अब देखिए तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? कॉस थीटा के। क्यों जानते हैं? क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री जब वैल्यू है थीटा की तब फ्लक्स मैक्सिमम आ रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को
एक्सप्लेन करने के लिए हम कोसाइन फंक्शन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि cos 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो हमारा किसके इक्वल होता है, +1 के, जो कि क्या है, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, cos थीटा। ठीक है ना। तो आपने देखा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री था तो मैक्सिमम फ्लक्स पास कर रहा था, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री था तो कोई फ्लक्स नहीं पास कर रहा था, फील्ड लाइन नहीं पास कर रहा था, मतलब इससे फ्लक्स जो पास कर रहा था उसकी वैल्यू किसके इक्वल थे, 0 के इक्वल थे। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर हम इन सारी चीजों को अगर कंबाइन कर दें एक साथ तो सिंपली हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होगी फाई, देखा जाए सबको कंबाइन करें तो पहला तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करा है किसके होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, दूसरा किसकी, एरिया की, और तीसरा किसकी, कॉस थीटा की। देखिए अब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसकी वैल्यू 1 के इक्वल होंगी, यानी फाई इक्वल टू हम लोग ई इंटू ए क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। अगर इसी को हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो फाई इक्वल टू सिंपली क्या लिखेंगे, वेक्टर ई डॉट क्या लिखेंगे, ए। ठीक है ना। अब देखिए अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो मेजरमेंट होती है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के किससे होती है, डॉट प्रोडक्ट से होती है। किससे होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से हम लोग मेजरमेंट करते हैं किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होंगे वो फॉर्मूला क्या हो जाएंगे हमारे पास, फाई इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा, वेयर ई क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ए क्या रहेगा हमारा, एरिया रहेगा सरफेस का, और थीटा क्या रहेगा, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। तो उम्मीद करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और क्या करना है, शेयर करना है, तथा साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है।